बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जु'i वनक़सिम मिनल अम्वालि वल-अन्फुसि वत्थमरात वबश्शिर الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون। صدق الله العظيم। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, 1439 हिजरी रमज़ानुल मुबारक आज 21वां रोज़ा है और आज का जो दिन है, तारीख़ के अगर सफ़ात को हम 1400 साल पीछे ले जाएं तो हम देखते हैं कि आज का जो दिन है बड़ा अलमनाक, बड़ा गमनाक। आज के दिन हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी यौम शहादत है। आपको 19 रमज़ानुल मुबारक फ़जर की नमाज में आपको ज़ख्मी किया गया, उसकी तफसीलात मैं आगे बताऊंगा। और 21 रमज़ानुल मुबारक आप जो है आपने जाम शहादत नोश किया। जो आयात आपके सामने आज तिलावत की गई
सूरह बकरा की आयात नंबर 153 से लेकर 157 तक आपके सामने तिलावत की, सआदत हासिल की मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ वली साहब ने। मैं आपके सामने उसका पहले तर्जुमा रखता हूँ, फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला इन आयात मुक़द्दसा में फ़रमाते हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा व जावेद हैं, मगर तुम्हें इनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व ख़तर, फाका कशी, जान व माल के नुकसानात और आमदनियों में घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करें और जब कोई मुसीबत उन पर आए तो कहें कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। उन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर अल्लाह की तरफ से बड़ी इनायात होंगी, उसकी रहमत उन पर साया करेगी, और ऐसे ही लोग रास्त रो हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, हमने जो आपके सामने ये आयात तिलावत की, इसमें जो सबसे अहम बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जो लोग भी अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते हुए, अल्लाह के दीन को फैलाते हुए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करते हुए अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें ना मुर्दा कहो ना मुर्दा समझो, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें इतना खराज तहसीन पेश कर रहा है, ऐसे लोगों को, शुहदा को ऐसा इस तरह से खराज तहसीन पेश कर रहा है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि शुहदा तो वो हैं जिनको मैंने ज़िंदगी दी है, लेकिन उनकी ज़िंदगी क्या है उसका तुम शऊर नहीं रखते। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ना सिर्फ ज़िंदा हैं बल्कि वो अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ भी पा रहे हैं। क्या बात। तो ये अल्लाह ताला ने तमाम शुहदा के लिए ये खराज तहसीन पेश किया है, खराज अकीदत है अल्लाह ताला की तरफ से। और आज जैसे कि मैंने आपको अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया, यौम शहादत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये जो दिन है, 21वां जो रोज़ा है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मरातिब, उनके फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब के बारे में क्या कहें कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। इसी तरह से एक मरतबा एक ग़ज़वे के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आज मैं अलम उस शख्स को दूंगा कि जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखता है, और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत रखते हैं। और ये बात आपने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए फ़रमाई थी। इसको जब हम आगे डिस्कशन करेंगे तो इसको मज़ीद खोलेंगे कि ये वाक़या कैसे हुआ, इसकी तफसीलात क्या हैं, और बहुत सारी बातें, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं, या अली उसका दरवाज़ा है। तो अब आप इससे अंदाज़ा करें कि जो शख्स भी इल्म हासिल करना चाहता है उसे वो इल्म के शहर में दाखिल तो होना पड़ेगा, और इल्म के शहर में दाखिल होने के लिए दरवाजे से ही दाखिल होना पड़ेगा। तो आप ये देखें कि कोई शख्स भी आलिम नहीं हो सकता, कोई शख्स भी इल्म हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार से ना गुजरे, उनकी ज़ात और उनकी हस्ती को ना समझे, वो इल्म के इरफान तक नहीं पहुँच सकता। यहाँ पर हम आज के उम्रे का सवाल भी बता देते हैं, जो हमारी उम्रे की टिकट के लिए रोज़ाना हम सवाल बताते हैं। इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है, इसका आपने हमें जवाब देना है। प्लीज़ गौर से सुनिए कि आपने जवाब कैसे देना है। आपने अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना सिटी आपने ज़रूर मेंशन करनी है। जब आप हमारे फेसबुक पे जवाब देते हैं तो ये इतना होता है कि आप नाम ना सिर्फ लिखें, आप अपना एड्रेस भी लिखें और अपनी सिटी भी लिखें। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू। सीनों में छुपाई जाती है तौहीद की मैं सागर से नहीं,
आंखों से पिलाई जाती है। जिसने तुझे देखा मर ही गया हो, जिसने तुझे देखा मर ही गया। तेरी चश्मे सियाह में है जादू, जादू। जिसने तुझे देखा मर ही गया। तेरी चश्मे सियाह में है जादू। गैर का धोखा मुझको न दे, तुझ में मैं और मुझ में तू। मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला। फहज़ा अली मौला, मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला। अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। तौहीद के दुनिया में परस्तार बहुत हैं। अल्लाह को हैदर सा पुजारी ना मिलेगा। हर दौर में मिल जाएगा कुरान जहां को। कुरान को शबीर सकारी न मिलेगा। अली मौला, मौला 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 अली मौला। नहीं, इसमें नहीं, हम सिर्फ डीप फ्राई के लिए करेंगे। हो गई हमारी हाँ, वाली ये डिश? पूरी चलिए कंप्लीट ठीक हो है, अब गई। हम चलते हैं ज़ुबैर साहब के पास। जी ज़ुबैर साहब। थैंक यू आमना, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमने आज अभी इस ब्रेक में दो मेहमानों ने ज्वाइन किया है। उनसे तारुफ करवाने से पहले आज का सवाल मैं दोहरा देता हूँ। आज हमारा सवाल यह है कि इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक सबसे पहला महीना कौन सा है? इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक सबसे पहला महीना कौन सा है? आप हमें अपने जवाबात फेसबुक पर देंगे और वहीं से फिर हम आपके उन आंसर्स को लेकर कुरानंदाजी करेंगे उम्रे के टिकट के लिए। मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा डॉक्टर उज़मा साहिबा, जो साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह के करम है जी, बिल्कुल खैरियत। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं फ़ातिमीद फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं कि फ़ातिमीद फाउंडेशन का ज़रा मुझे बैकग्राउंड बताएंगे कि क्या है फ़ातिमीद फाउंडेशन, किन किन एरियाज़ में आप लोग सर्व कर रहे हैं और क्या आपका एनुअल बजट क्या होता है, ज़रा उसकी तफसीलात में जानना चाहूँगा। फ़ातिमीद फाउंडेशन असल में ब्लड बैंक और हीमेटोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और तकरीबन 1984 से इसने अपनी सर्विसेज शुरू की थी। अच्छा। वैसे तो 1980 से एज ए नाइट इमरजेंसी मेडिकल सेंटर ये इसने अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन ब्लड बैंकिंग और ब्लड के जेनेटिक डिसऑर्डर थैलेसीमिया और हीमोफीलिया का इलाज और उनकी देखभाल 1984 से शुरू की गई थी। और इस वक्त हमारे पास थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और डिफरेंट किस्म के ब्लीडिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स ये सभी रजिस्टर्ड हैं। और फ़ातिमीद सिर्फ कराची में नहीं, कराची में हेड ऑफिस था जो कि 1984 में शुरू हुआ। इसके बाद ये सिलसिला बढ़ता गया आगे और उसके बाद हमने लाहौर में अपना सेंटर खोला था, उसके बाद पेशावर में खुला, अच्छा ठीक फिर है। मुल्तान में, और इस तरह से लेकिन आपका मेजर जो सेगमेंट है वो ये है कि ब्लड रिलेटेड जो जी हाँ, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स और मरीज़ों को हम ट्रीट करते हैं। जी हाँ, और इसके अलावा
ब्लड डोनेशन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन सारे इमराज के इलाज के लिए हमें डोनेटेड ब्लड चाहिए होता है। तो ब्लड डोनेशन के लिए भी फातिमिद हमेशा शुरू से काम कर रहा है और स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल उसको कोशिश करता है। ठीक है। डॉक्टर साहबा, आपका चूंकि जो एरिया है उसको पता नहीं नफ्सियात कहेंगे, आप माहिर नफ्सियात हैं, तो ये मुझे बताइएगा कि आजकल जितने हम देखते हैं, हमारे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि टॉलरेंस नहीं है हमारे अंदर। हम हर चीज़ में जल्दबाजी करते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं तो हत्ते से उखड़ जाते हैं, और शायद वी आर नॉट गुड लिसनर, और हम गुड डिबेटर बनना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? हम लिसन क्यों नहीं कर सकते? लोगों की बात समझते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी मैं बीच में आ जाती है। हम मैं के बारे में यानी सोच रहे होते हैं, हम ये चाह रहे होते हैं कि सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं बोलूं, मैं करूं, और जहाँ पे हम नहीं कर रहे होते ना, हम दूसरे को नहीं देख रहे होते या दूसरे की बात को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, दूसरे को अहमियत नहीं दे रहे होते, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि हम पे टॉलरेट भी नहीं करते। हमें अपनी ज़ात ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम सेल्फ लवर होते हैं, हम अपनी ज़ात से ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। हम दूसरे लोगों की ज़ात से उस हद तक सेल्फ लवर होना कोई बुरी बात है? यानी सिर्फ सेल्फ लवर नहीं, सेल्फ ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। ऑब्सेशन नहीं, हमें शुक्र करना चाहिए, अल्लाह ताला ने हमें दिया है सब कुछ ज़िंदगी के अंदर। डॉक्टर साहब, आप ये मानती हैं कि सेल्फ लविंग एंड सेल्फ ऑब्सेशन दोनों डिफरेंट है या एक ही चीज है? ऑब्सेशन का तो मतलब है कि हर वक्त मैं अपने ही बारे में बात करूं, लेकिन अपने आप से प्यार करना इज नॉट अ बैड थिंग। वो बुरी चीज नहीं है। आप अपनी जात करेंगे तो आप अपनी जात को बेहतर समझना, पॉजिटिव समझना, सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक सोसाइटी के अंदर जब रहते हैं तो ही हमारी पर्सनालिटी जो है एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बनती है। हमारी जात मुकम्मल नहीं होती है, हमारी शख्सियत मुकम्मल ही नहीं होती जब तक हम सोशली अपने आप को पॉजिटिव ना समझें, मुकम्मल ना समझें। तो क्या डॉक्टर साहब सेल्फ ऑब्सेशन इसमें भी उसमें एक चीज़ उस दायरे में ये भी आ जाता है कि हमें नो सुनने की आदत नहीं होती, या हमें अपोलोजाइज करने की आदत नहीं होती कि हम ही सही हैं और अगला बंदा सही नहीं है। ब्लेम गेम में ही हम हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं अगर हम सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। ये ऐसे डेवलप कैसे होता है? अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन पैटर्न्स होते हैं जो फैमिली के अंदर रन कर रहे होते हैं। जैसे आपने ब्लेमर की बात की है, तो कुछ फैमिलीज़ के अंदर आप अपनी हर गलती को दूसरे पे डालना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर गलती को अपने ऊपर ले लेते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये दोनों तरह के पैटर्न कुछ फैमिलीज़ के अंदर जो है पाए जाते हैं। और एक पैटर्न ये भी होता है कि जब मुसीबत आती है तो आप अपने आप को हटा लेते हैं या साइड पे हो जाते हैं। और कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जहाँ पर आप जब गलती होती है तो अपने आप को मानते हैं, और जब गलती नहीं होती तो भी आप अपनी उस चीज़ को एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो फैमिली से आप लर्न करते हैं, यानी बच्चा 1 से 5 साल तक बच्चे की जो पर्सनालिटी होती है वो डेवलप हो जाती है, और वो ये चीज़ें अपनी फैमिली से लर्न कर रहा होता है। तो जब हम ये कहते हैं कि नो सुनने की आदत नहीं है, तो होता क्या है कि बचपन में जो माँ या बाप उसकी तरबियत कर रहे होते हैं तो वो हर बात उसकी बच्चे की मानना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे को आदत नहीं रहती कि कहाँ पे उसे अपने आप को कंट्रोल करना है, या कहाँ पे उसे अपने आप को रोक लेना है, या कहाँ उसे डिले करना है। तो ये वाली टेक्निक्स हम पेरेंट्स जब सिखा रहे होते हैं बच्चे को, तो बच्चा लर्न करता है। फिर कुछ तरबियत जब वो स्कूल जाना शुरू करता है 4-5 साल की उम्र से, तो स्कूल में डिसिप्लिन अगर होगा तो वो लर्न करेगा उस चीज़ को। तो यही चीज़ अगर घर में भी माँ बाप बच्चे को सिखाना शुरू कर दें कि हर जिद उसकी पूरी नहीं करनी है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ जिद चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डिले करनी होती है, हमें उस वक्त नहीं देनी होती। तो उसके लिए बच्चों की तरबियत हम जब करना शुरू करते हैं तो फिर बच्चे को नो सुनने की भी आदत हो जाती है। उसको ये पता चल जाता है कि मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं, कौन से काम जो है वो मुझे करने हैं, और कौन से काम जो है मुझे अभी इस वक्त नहीं करने, उसके लिए कोई दूसरा जो वक्त होगा वो तयन होगा, मुझे वो उसको डिले करना है। तो यहीं से उसकी तरबियत स्टार्ट होगी और टॉलरेंस भी उसकी डेवलप होना शुरू होगी। मैं डॉक्टर साहब के पास आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, जब फातमी स्टार्ट हुआ था, मुझे याद है कि तब ब्लड बैंक था आप लोगों का। थैलेसीमिया को आप लोग बहुत ज़्यादा जो है केटर करते हैं और ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी तक थैलेसीमिया का कितना जो है रेशो कम हुआ है या बढ़ता जा रहा है? देखिए, ये थैलेसीमिया का मसला ज़्यादा बड़ा है जी, क्योंकि इस वक्त जो है हमारे यहाँ तकरीबन हर साल 5-6 हज़ार बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा हो रहे हैं, जिन्हें इलाज की ज़रूरत पड़ती है। ओके डॉक्टर साहब, क्या ये इनहेरेंट है या ये जेनेटिकली होता है? क्या प्रॉब्लम है जो थैलेसीमिया इतना ज़्यादा? जो दोनों होते हैं, माइनर, 2 माइनर अगर मिल जाए तो मेजर क्रिएट होता है, ऐसा ही है ना सर? जी हाँ, माइनर अगर हस्बैंड एंड वाइफ हो तो हर प्रेगनेंसी में ये 25% चांस होता है कि थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पेट में पलेगा। ठीक है। तो
हमारे पास असल में मसला ये है कि लोग इसको अब मसले को समझने लगे हैं और कंट्रोल करने की कोशिश हर तरफ से की जा रही है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट लेवल पर अब तक इसको सपोर्ट नहीं मिला है अब तक जैसा होना चाहिए था। और उसकी वजह क्योंकि आप का मसला ये है, दिस इज़ ए प्रिवेंटेबल डिजीज, वो बहुत इजी है। 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी आप नहीं होने दें आपस में, नहीं होनी चाहिए। मुझे याद पड़ता है सिंध गवर्नमेंट ने कोई ऐसा बिल बिल तो कर दिया, लेकिन बात यह है कि सिर्फ बिल पास कर देने से नहीं होता है। इसके लिए आपको गाँव में नहीं कराते, गाँव में जहाँ पैनाडोल की गोली नहीं मिलती है, 80% पॉपुलेशन हमारा गाँव में रहता है, उनका ब्लड टेस्ट कहाँ से करवाएंगे शादी से पहले? आप कहते हैं कि जब भी 2 लोग शादी होने वाली हो तो अपना टेस्ट पहले करा लें कि उनमें माइनर है या मेजर है, जो जो हमारे यहाँ ये अवेयरनेस नहीं होती और होनी चाहिए। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जुबैर साहब एकदम से इस बात को प्रॉब्लम समझा जाता है, हमें अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हम अपने व्यूअर्स को अगर बता रहे हैं, लेट से कोई अगर शादी करना चाहता है और वो टेस्ट कराना चाहता है, तो ये टेस्ट कितना लेंथी होता है, क्या इसके एक्सपेंस क्या होते हैं, ये जरा बता दीजिए। ब्लड टेस्ट है जो सिंपल सा, एक तो ये कि CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करके देखते हैं और उसमें कुछ इंडिकेशन हमें मिल जाती हैं, और उसके बाद हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें बता देता है कि ये नॉर्मल शख्स का है या माइनर का है या। तो ये कितना एक्सपेंसिव टेस्ट है सर? ये तकरीबन 1200-1400 रुपए में कंप्लीट टेस्ट हो जाता है और एक ही दिन में रिजल्ट मिल जाता है आपको? जी हाँ बिल्कुल। अगर नहीं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में 1-2 दिन टाइम लग सकता है, क्योंकि हम कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके फिर एक साथ रन करते हैं, लेकिन बहरहाल 1 दिन में भी लिया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है नाजरीन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपकी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि खुदारा जब भी 2 लोग शादी करें वो अपना ये एक टेस्ट करवा लें, छोटा सा ब्लड टेस्ट करवा लें। ये थैलेसीमिया टेस्ट होता है। अगर आप खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आप माइनर डिक्लेयर होते हैं और आपकी जो स्पाउस होने वाली स्पाउस हैं वो भी माइनर डिक्लेयर होती हैं, तो शादी ना करें। उसकी वजह यह है कि आइंदा आने वाले बच्चे न सिर्फ ये कि उनको प्रॉब्लम होगी, वो जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, और बीइंग ए पेरेंट आप भी ट्रबल में आ जाएंगे। आपको अपने ऊपर ये आजमाइश लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये टेस्ट करवाइए, बड़ी दयानतदारी से टेस्ट करवाइए, और आइंदा आने वाली नस्लों की खातिर ये टेस्ट करवाइए। इसको जब आप डॉक्टर रिकमेंड करें तभी आप शादी कर सकते हैं। कॉलर ले लें? जी बिल्कुल, कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे साथ कॉलर थे, वो ड्रॉप हो गई कॉल, लेकिन आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आप थैलेसीमिया से रिलेटेड कोई बात पूछना चाहते हैं या यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठी हैं इनसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। उस दिन भी हमने ये बात की थी डॉक्टर साहिबा, और मैं डॉक्टर साहब को अभी ये बताती हुई चलूँ कि ज़ुबैर साहब ज़रूरी नहीं है कि ये थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है या ये साइकिक प्रॉब्लम है। इतनी ज़्यादा और भी चीज़ें होती हैं कि 2 लोग जब शादी करने जा रहे होते हैं तो उनको बहुत से एहतियात के साथ चलना चाहिए। इसमें बहुत सी मैंने बच्चियां देखी, 2 लोगों का नहीं, 2 खानदानों का। अच्छा, आप सोचिए कि एक छोटी बच्ची है जिसको एक सिस्ट हो जाती है, शी हैज टू गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। आप गायनेकोलॉजिस्ट पे बतमा नहीं ले जा सकती, बिकॉज उसको लगता है कि वहाँ बैठे हुए मुझे कोई देख लेगा तो वो कहेगा जी जवान बच्ची को आप गायनेकोलॉजिस्ट पे क्यों लेके आई हैं। इसी तरह मैंने एक दफ़ा एक शो किया और उसमें जो खातून थी उन्होंने कहा मैं कैंसर पेशेंट हूँ। जब मेरी बेटी के ससुराल वालों को पता चला तो उन्होंने मंगनी तोड़ दी कि अगर माँ को हो गया तो कल बेटी को भी हो जाएगा। मतलब ये कितनी डिफरेंट। आई थिंक ज़रूरी नहीं कि आजकल तो यानी कैंसर ठीक है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन फैमिलीज में भी हो रहा है जिनमें पहले नहीं भी था। अच्छा, जब कभी डायग्नोज ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर थेरेपी की बात करते हैं एंड मेडिसिन की बात करते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि हर पेशेंट मेडिसिन ले। अगर उसको कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं जी, उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि साइकोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर है या माइनर डिप्रेशन के साथ है, कन्वर्जन के साथ जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं जहाँ पे साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। ठीक है। और अगर आप इसी से मैं कनेक्ट करूँगी बात को, अगर आप इसको ज़रा डिफाइन कर दें कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, एक स्ट्रेस क्या है कि एक नॉर्मल चीज़ है। जब भी कोई मेरे सामने कुछ ऐसी मुश्किल आ जाती है जिसमें मुझे डिसीजन लेना है, तो या तो मुझे फाइट में करूँगी या फिर मैं फ्लाइट करूँगी, और मेरे कुछ फिजियोलॉजिकल या जिस्मानी तौर पे मैं कुछ ना कुछ रिएक्ट करूँगी। जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, चेहरा लाल हो जाना,
पैल्पिटेशन तेज हो जाना, ये स्ट्रेस का बॉडीली रिएक्शन होता है। स्ट्रेस है। और इसमें इंसान थोड़ा सा नेगेटिव सोचता है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा होने लग रहा है, यानी खतरे की घंटी बजने लगती है, जिसमें वो कुछ ना कुछ डिसीजन लेता है, या तो वो उस जगह से भाग जाता है या फिर उसको कोप करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो यूज़ कर रहा होता है। स्ट्रेस में मुसलसल रहना जो है वो लीड करता है डिफरेंट डिसऑर्डर्स को, जिसमें सबसे हाईएस्ट जो अब पता चल रहा है उसमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसके अलावा डायबिटीज और हार्ट जो ब्लड हार्ट डिजीज स्टार्ट्स फ्रॉम जब मुसलसल स्ट्रेस में रहने से जो आपकी बॉडी है वो उस तरह से इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो डायबिटीज और हार्ट डिजीज प्लस कैंसर भी उसमें आ जाता है कि कैंसर भी कॉज करता है आपकी बॉडी जब आजकल तो हर दूसरा तीसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार है, हर दूसरा तीसरा आदमी 80% जो है डिप्रेशन मतलब हम कंटिन्यूअसली स्ट्रेस को कैरी कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली। बिल्कुल, यानी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं उस चीज़ को साइड पे डाल देती हूँ, मैं कोप नहीं करती हूँ, मैं अवॉइडेंस कोपिंग स्ट्रेटजीज जो होती हैं मैं उनको यूज़ कर रही होती हूँ, मैं प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाती हूँ, तो वो चीज़ वहीं पड़ी रहती है। यानी एक चीज़ नेगेटिव थी और मैंने सोची और मैंने उसको अपने जहन के अंदर दबा दिया, मेरे लाशऊर के अंदर वो चली गई। जब भी कोई बड़ा स्ट्रेसर आएगा, कुछ भी ऐसा आ जाएगा, मुश्किलात आ जाएंगी, तो फिर मुझे उसको कोप करने में और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो वो चीज़ ग्रेजुअली जो है नेगेटिव थिंकिंग बढ़ती जाती है, जो कि डिप्रेशन को कॉज करती है। इसमें आपके पास फेलियर्स हो सकते हैं, आपका निगलेक्ट, जब बहुत से पेरेंट्स हैं वो बच्चों को निगलेक्ट कर देते हैं, आपके फेलियर्स हो जाते हैं, जॉब का छूट जाना हो सकता है, या कोई और डिजीज़ भी हो सकती हैं इसमें, जो मेडिकल डिजीज़ हैं वो भी कॉज कर रही होती हैं डिप्रेशन को। एंजाइटी क्या है कि मैं फ्यूचर के बारे में पहले से ही नेगेटिव सोच लूँ, या मैं ये सोच लूँ कि मेरा ये काम होगा नहीं, या शायद मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, या मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो एंजाइटी में इंसान फ्यूचर के बारे में मनफी सोचना शुरू कर देता है, डिप्रेशन में इंसान मेरे सामने कोई चीज़ है और मैं उसे समझ रही हूँ कि ये मुझे नहीं मिल भी रही है, लेकिन मैं उसको अपनी नेगेटिव वाइब से इतना ज़्यादा अपनी वाइब जो नेगेटिव थिंकिंग से आपकी वाइब तो आप दूसरे बंदे से लेते हैं, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग से उसको दूर कर दें, क्योंकि ये तो है कि आप जो सोचते हो आपको वही इसमें भी थिंकिंग एरर्स हम कहते हैं 11 टाइप के थिंकिंग एरर्स होते हैं, यानी सोच की गलतियां उन्हें कहा जाता है, जिसमें एक तो ये कि मैं फॉर एग्जांपल मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, जिसको हम ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। फिर ये कि वो मेरे बारे में कुछ सोच रहा है, जिसको हम माइंड रीडिंग कहते हैं, पैरानॉइड हो जाना जी, यानी माइंड रीडिंग है कि कुछ पैरानॉइड हो सकता है ऐसा होगा या ऐसे ही होता होगा, या फिर फ्यूचर को हम बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफाइज कर देते हैं कि मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लगेगा और फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर मैं मर जाऊंगा, यानी बात यहाँ तक जो है वो पहुँच जाती है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अपनी ज़ात से रिलेटेड या दूसरे की ज़ात से रिलेटेड जो मेरी खूबियाँ या खामियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा या तो मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ कि मेरे अंदर ये बहुत ज़्यादा है, या फिर बिल्कुल मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। सही। तो ऐसे लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ या डिप्रेशन की तरफ जो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि फातमीद जो है वो आपका पूरा जो इदारा है उसका क्या आपके बजट क्या होता है, एनुअल बजट क्या होता है, बजट में डेफिसिट आप लोग फेस करते हैं, नहीं करते या हो जाता है? असल में फातमीद का बजट जो है तकरीबन अभी 30 करोड़ पर ईयर हो गया है। 30 करोड़ जी हाँ, 30 करोड़। और इस वक्त फातमीद के मैं आप सिर्फ कराची के लिए बता रहे हैं? नहीं, ऑल ओवर ऑल ओवर हमारे पास इस वक्त 9 सेंटर्स हैं फातमीद के, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, 4 प्रोविंस में हम हैं। और असल में ये इसलिए भी बढ़ा कि अभी फातमीद ने स्पेशली थैलेसीमिया के लिहाज से बहुत ही दौड़ शुरू की है प्रिवेंशन के लिए। जी। और ये टेस्ट वगैरह जो अभी बात हो नूर में रहमत ने ले लिया मुझे, आगोश नूर में मैंने जबी जो उनका लिया नाम अली अली, अगले नजर की आँख का तारा अली अली, अगले वफा के दिल का सहारा अली अली। दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो, दुनिया में सबसे आली
इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। अहले नजर की आँख का एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन। जब से हुआ है बिरदे हमारा अली अली, जब से हुआ है बिरदे हमारा अली अली। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। अरे हम हैं अली के और हमारा अली अली, हम हैं अली के और हमारा अली अली। अहले नज़र की आँख का। जी एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं किचन में। और किचन में आज जो हमारी ये लॉलीपॉप्स बन रही हैं, ये सोया सुप्रीम में बन रही। सोया सुप्रीम के बारे में मैं आपको ये बता दूं, सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल यकीनी तौर पर आपका सेहत बख्श इंतखाब है, क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल से बनाया गया है। सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल मुकम्मल तौर पर कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ज़्यादातर हमें यही होता है कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। ऑयल जो है ये फ्री है बिल्कुल, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 शामिल हैं जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। तो आपका इंतखाब भी सोया सुप्रीम होना चाहिए, क्योंकि सोया सुप्रीम कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसमें हीक भी नहीं आती, और इसमें हीक भी नहीं आती। और बहुत अच्छे से हमारी जो है स्टिक्स, जो मुझे तो ये ड्रम स्टिक्स ही लग रही हैं, तो मैं वही बोले जा रही हूँ कि ये ड्रम स्टिक्स हैं, लेकिन ये लॉलीपॉप्स हैं। ये हमने यहाँ फ्राई की हैं। अब इसको और अब देख लें एक दफ़ा कि इसका कलर क्या होना चाहिए। कलर देखें इस तरह से, जब ये ब्राउन हो जाए दोनों साइड से, ये आप देख सकते ब्राउन हैं। हो जाएंगे। और इसको कवर कर दीजिएगा, क्योंकि कवर करके होते हैं कि अंदर आप स्टीम इसको बनती कैमरे है। को करीब करें तो मैं कलर दिखा दूं कि किस तरह फ्राई करनी है इसको। जब आप इसे कवर करते लाइट हैं गोल्डन ब्राउन जो होता है, आप इसको ये कर सकते हैं। अंदर इसके स्टीम बनती है और स्टीम से फिर ये गल जाएगी, क्योंकि कच्ची है। अगर आप खुला फ्राई करेंगे और तेज आंच पे करेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। ठीक है, तो ये जब फरजाना ने इसमें डाला था पहले वाला जो सारी लॉलीपॉप्स थी, तो उसमें इन्होंने कवर किया हुआ था इसको, ताकि इसकी स्टीम से वो गल जाए। ठीक है फरजाना, हम इसको और फ्राई करते हैं और फिर हम चलते हैं अभी ज़ुबैर साहब के पास। जी ज़ुबैर साहब। थैंक यू आमना, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा, आपने अभी ब्रेक से पहले मुख्तलिफ ये कैटेगरीज़ बताई, स्ट्रेस बताया आपने, डिप्रेशन, एंजाइटी, और जैसे कि आप खुद ही बता रही हैं कि 80% लोग इसमें जो है वो मुब्तला हैं। तो मुझे ज़रा थोड़ा सा रेमेडी की तरफ हम जाएं, अगर उसकी ज़रा रेमेडी भी बताइएगा कि क्या ये सिर्फ हमारे बिहेवियर का मसला है और हमारी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या हमारी डाइट का भी इशू है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में बढ़ जाए या कोई और शुगर बढ़ जाए, तो अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल करें तो शायद ये एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह ख़त्म हो सकें। देखिए, इसमें जो ट्रीटमेंट की हम बात करें तो बायो साइको सोशल मॉडल की हम बात करते हैं, साइंटिफिकली जो अप्रूवन है, जिसमें साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट दोनों का इत्तेफाक है। बायो का मतलब है जो आपकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो भी ज़रूरी है, जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, इनकी दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं, जिसकी वजह से
जो आपके लेवल्स हैं इसके एंजाइटी के और डिप्रेशन के वो बेहतर हो जाते हैं और पर्सन जो है वो ठीक हो जाता है और बेहतरी की तरफ चला जाता है। लेकिन इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होते हैं तो आपकी जो सोच है वो मनफी हो जाती है और आपके रवैये भी मनफी होना शुरू हो जाते हैं और आपके जो जज्बाती कैफियत है, स्टेट है, वो भी मनफी हो जाती है। रवैयों को कैसे मुस्बित किया जाए? उसके लिए हम करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मोस्टली जो इन डिसऑर्डर्स के साथ इफेक्टिव है। यानी कॉग्निशन को हम चेंज करते हैं। जो भी मैंने थोड़ी देर पहले नेगेटिव कॉग्निशन या थिंकिंग एरर्स की बात की थी, उनको हम तब्दील करते हैं। जो मनफी सोच से मुस्बत सोच जो है वो हम लेकर आते हैं। बताते हैं कि किस एक्सरसाइज बताती हैं, कोई ऐसा बातचीत के जरिए ये इलाज हो रहा होता है। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो कि हम अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसमें बातचीत के ज़रिए भी करते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं, रिटन एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम क्लाइंट को लिखने के लिए कुछ देते हैं कि अपनी जो भी सोच आ रही होती है उसको आपने लिख लेना है, फिर उसको आपने तब्दील करना है कि इसकी जगह अगर कुछ और क्या सोचा जा सकता था, या मैं इसकी जगह किसी दूसरी सिचुएशन में होता तो वो क्या सोचता, या मेरी जगह कोई दूसरा पर्सन होता वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करता। तो हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस जो हैं वो जनरेट कराते हैं ताकि क्लाइंट जो है वो मनफी सोच से मुस्बत सोच की तरफ वो आने शुरू हो। उसकी वजह से उसकी जो जज्बाती कैफियत होती है, स्टेट होती है, वो तब्दील होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें ये आगाही आ जाती है कि मेरे अंदर तब्दीली जो है वो आना शुरू हो जाती है। और जब पॉजिटिव वो सोचना शुरू करता है, जो उसके ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं, जो दवाइयों की वजह से जिसके लेवल्स बढ़ जाते हैं, ज़्यादातर उसमें नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामीन का रोल होता है, वही केमिकल दवाइयों से भी बढ़ रहे होते हैं। और जब हम मुस्बत रवैया अख्तियार करना शुरू करते हैं तो वो केमिकल्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों तब्दीली जो है आ रही होती है। इसके साथ साथ जब हम बायो साइको सोशल की बात कर रहे हैं तो हमें माशी तौर पे भी अपने आप को चेंज करना है। चेंज कैसे करना है कि अगर एक पर्सन डिप्रेशन में आइसोलेट हो गया है, अकेला रहने लगा है, तो उसके अंदर हम ये तब्दीली लाते हैं और उसको इस तरह की एक्टिविटीज़ देते हैं कि वह दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू हो। साथ साथ हम उसको वॉक का कहते हैं कि वो कम से कम आधा घंटा जो है घर से बाहर जो भी करीबी उसकी जगह है वहाँ पे वॉक करने जाए। वॉक करने से क्या होता है कि उसके अंदर जो केमिकल्स का लेवल है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसका डिप्रेशन जो है कम होने लगता है। फिर वो सोशलाइज भी करता है, बाहर जाएगा, किसी से बात करेगा, किसी को मुस्कुरा के देखेगा, तो उसके अंदर लोगों से मिलने का जो एक खौफ आ जाता है कि जिसकी वजह से वो आइसोलेट हो जाता है या स्टिग्मा का शिकार हो जाता है, वो चीज़ कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा फैमिली को हम इन्वॉल्व करते हैं, फैमिली इंटरवेंशन हम करते हैं। फैमिली में जो भी मेंबर उसके साथ पॉजिटिव जिसका रवैया होता है उसको हम इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि वो उसकी शेड्यूलिंग को चेक कर सके। शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी वो पूरी हम डायरी बनवाते हैं उसकी कि 9 से 9:30 उसने क्या करना है, फिर आगे क्या करना है, फिर आगे क्या करना है। उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम जो उसी की लेवल्स की होती है वो हम डलवा देते हैं, सही, जिसकी वजह से वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये फातिमीद के अंदर आपके पास जो बच्चे आते हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं थैलेसीमिया के, तो उनका मुझे टेक्निकली आप बताइएगा, मैं टेक्निकल इतना जानता नहीं हूँ, कि एक तो ये होता है कि आप ब्लड जो है वो आप बार बार जो है उसको वो करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, ट्रांसफ्यूज करते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोई एक आयरन का लेवल भी बढ़ने लगता है, उसको भी निकालना ज़रूरी होता है, वो ज़रा उसको भी बता दीजिएगा। ये असल में रेड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है और हीमोग्लोबिन में आयरन उसका मेन जुज होता है जी। तो हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हर एक बैग में पैक सेल के 200 मिलीग्राम आयरन होता है, और जितनी दफ़ा हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं 200 मिलीग्राम आयरन उस बच्चे के जिस्म में जा रहा होता है। और ये आयरन निकालने का इंसानी जिस्म में कोई सिस्टम नहीं है। हाँ। जो एक बार चला गया वो फंस गया अंदर, और वो बढ़ता जाता है और ये बिकम्स टॉक्सिक है। ख़ास लेवल पे आने के बाद ये इंसान के जिस्म के हर आज़ा को जो उसको फिर कैसे कैटर करते हैं आप ब्लड ट्रांसफ्यूज तो करते रहेंगे, आयरन तो जाता रहेगा, उसके लिए आयरन किलेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है जो इंजेक्शन के सूरत में है, जैसे डिस्फेरल जो सबसे पुरानी दवा और सब बहुत ही कारगर अभी भी इस्तेमाल होती है। इसके बाद ओरल ड्रग्स आ गई हैं, तो केल्फर है जैसे, और असुंड्रा है, तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स की ड्रग्स हैं जो दी जाती हैं, और जिसको जो सूट कर जाए तो हम 2 ड्रग कम्बिनेशन में देते हैं, और ये चलता रहे अगर तो इसका आयरन बहुत तेज़ी से नीचे आता है। और सेफ़ लेवल जो है वो है कि 1000 माइक्रोग्राम से कम, नैनोग्राम से कम हो, यानी अगर 500 नैनोग्राम है उसके जिस्म में आयरन पर ml तो कोई मसला नहीं है। तो
टारगेट यही होता है कि आयरन क्लेट करवा दिया जाए और उसके जो मुज़र असरात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं इंसान के जिस्म पे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आयरन अगर जाहिर है वो डिपॉजिट होता रहेगा और वो रिमूव नहीं होगा तो फिर तो डेथ यकीनी होगी। जी कोई हाँ, काशिफ है उसका यही था शायद मसला। ये हर बच्चे के साथ होता है। अगर चूँकि हमारे यहाँ एक तो ये कि पहले नो हाउ नहीं था, दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है पैसे का। हमारे यहाँ गुर्बत है और ये दवाइयाँ सारी की सारी महंगी है। अगर आप फुल डोज में देंगे, एक बच्चे का अगर सही तरीके से इलाज किया जाए तो इस वक्त कहते हैं कि 22-24 हज़ार एक बच्चे पे, थैलेसीमिया के बच्चे पे ट्रीटमेंट पे खर्च होता है। 22-24 हज़ार क्या पर मंथ? पर मंथ, जी हाँ, जिसमें जो मैंने कहा ना कि ये जो ओरल किलेटिंग एजेंट बताया। अच्छा, मगर ये थैलेसीमिया मेजर का कोई बच्चा हो तो क्या ये क्यूरेबल है या नहीं है? इसे हर 14 साल के बाद इसे मरना ही है? नहीं, 14 साल बाद नहीं मरना। अगर वो आयरन किलेशन चलती रहे और मैंने जैसा कहा कि 1000 नैनोग्राम से अंदर आ जाए तो फिर इस बच्चे पे कोई बुरा असर नहीं होता है और वो नॉर्मल तकरीबन जैसे यूरोप में है 60-65 साल तक बच्चे जिंदा रहते हैं। अच्छा। शादी भी करते हैं, काम भी करते हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ भी ये हो सकता है। लेकिन कहा यही कि एक तो गुर्बत मसला अगर सच पूछे तो अब तो हर कोई जानता है। मैंने तो जितने भी इस तरह के पेशेंट सुने हैं वो कि 18 साल बाद, कोई 20 साल बाद वो मर ही जाते हैं। तो इसीलिए कहा ना कि आयरन बिल्डअप इतना हो जाता है इंसानी जिस्म में कि ये 12, 14, 18 साल में इनकी मौत हो जाती थी अगर आयरन नहीं निकाला जाए तो। लेकिन अगर आप आयरन किलेशन सही तरीके से करते रहें और ये 2 ड्रग की कम्बिनेशन जो आजकल बहुत कामयाब है और वो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता है तो बिल्कुल ये हमारे बच्चे भी, हमारे पास भी अभी हैं तकरीबन 38 साल 40 साल के मरीज़ हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ, हमारे यहाँ कुछ लोग काम भी कर रहे हैं जो थैलेसीमिया मेजर के हैं, उन्होंने शादी भी की और उनके बच्चे भी हुए हैं हमारे यहाँ। अच्छा जी हाँ, तो ये अभी भी हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी सूरत हाल डेवलप हो रही है। लेकिन सिर्फ यही है कि फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मसला है। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों में जाना ही नहीं चाहिए। थैलेसीमिया प्रिवेंशन सबसे बड़ा बेहतर ऑप्शन है। फाइनेंशियली जी हाँ जी हाँ, फाइनेंशियली हम गरीब मुल्क हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें प्रिवेंशन करना है कि और बच्चे ऐसे पैदा ना हो और ये 100% ये मुमकिन है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों करने? आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो थैलेसीमिया के साथ आपने बात की नहीं कि जल्दी डेथ्स हो जाती हैं, तो क्या ऐसा होता है कि उसके साथ कोई और डिजीज़ हो सकती है? जी हाँ, यानी इन्हीं क्लाइंट्स को कोई आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एक तो आयरन ओवरलोड की वजह से जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, खास करके कार्डियक मसल्स पे बहुत ज़्यादा ये होता है, लीवर पे होता है, किडनी के इस पर, हर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सारे को तबाह कर देता है। लास्ट ईयर मैं इनको बता रही थी, हमारी एक बिल्कुल यंग हमारी साइकोलॉजिस्ट है जिनकी डेथ तो ये हुई थी, स्पेशली एंडोक्राइन, उनके किडनी और आई थिंक यही मसाइल उनके हो गए थे। आप अभी ब्रेक में बता रही थी आपका अपना भी थैलेसीमिया के साथ हमारा जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं थैलेसीमिया के साथ, डॉक्टर साहब से पूछी थी कि आपके पास कोई है, तो उन्होंने कहा अभी नहीं है। तो मैंने कहा ज़रूर हम वहाँ भी सेटअप करेंगे। जो चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल है उनके साथ हमने 5 इयर्स बैक साइको ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है हमारे स्टूडेंट्स ने और कुछ पास आउट जो हो चुके हैं उन्होंने मिलकर स्टार्ट किया। अप्रॉक्सीमेटली 4-5 साइकोलॉजिस्ट हैं जो वो काम कर रहे हैं। मेनली उनका फंक्शन क्या होता है कि जो उनके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ऐसी डिजीज़ के साथ उनको डील करना है। जो एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रही है, या आप चीज़ों इरिटेबल मूड हो रहा है, एंगर आ रहा है, या आपकी जो स्टडीज़ हैं, काम है, वो इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए किस तरह से बिहेवियरल टेक्निक्स अप्लाई करके तो आप उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ ताकि वो लाइफ अपनी स्मूथली गुजार सकें। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी होती है कि जब आप बहुत डिप्रेशन में होते हैं, यहाँ 2 चीज़ें होती हैं, आइदर आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं या आप बिल्कुल खाना पीना आपको भूख नहीं लगती। इसी तरह या तो आपको बिल्कुल नींद नहीं आती या बहुत नींद आती। बेसिकली ये जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसकी अलामात हैं जी। यानी आप इससे पहचान सकते हैं कि ये पर्सन जो है डिप्रेशन में जा रहा है। इसमें 2 चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो लैक ऑफ प्लेजर होता है, यानी किसी भी चीज़ के अंदर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही, और दूसरा होता है दिलचस्पी का ना रहना। ये 2 चीज़ें हैं जब मूड के अंदर तब्दीली आ रही होती है। इसके अलावा जो सिम्टम है फिर नींद का बढ़ जाना या कम हो जाना, भूख का बढ़ जाना या फिर कम हो जाना, और इसके अलावा अगर बहुत सीवियर डिप्रेशन हो तो आपको मरने के ख्यालात जो हैं वो भी आने फेयर होते हैं आपको कि फेयर्स भी आपको कम से कम 2 हफ्ते तक अगर ये सिम्टम्स रहते हैं, इसमें से 5 सिम्टम, तो हम कह सकते हैं कि इसको डिप्रेशन है और फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाने की
उसमें ज़रूरत है, ताकि इस चीज़ को जितना जल्द आप इलाज करेंगे आप उस चीज़ से बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। और एक बहुत अजीब सी बात है कि जब किसी को डिप्रेशन हो रहा होता है या वो एंग्जाइटी में होता है, जो सामने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो कर रहे होते हैं कि तुम्हें किस बात का डिप्रेशन है, क्यों डिप्रेशन हो रहा है, कोई डिप्रेशन नहीं है, ये नहीं है। डिप्रेशन एक ऐसी डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो वाकई आपको समझ नहीं आ रही होती और आपको नहीं पता होता कि आपको क्यों डिप्रेशन हो रहा है। आपको उसके सिम्टम्स ये भी हो सकते हैं कि ज़रूरी नहीं आपके साथ कुछ हुआ ही हो। जैसे एक सुबह सुबह का होता है, एक मॉर्निंग सिकनेस होती है, चिड़ियों का बोलना, वो आपको अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। और अगर कोई इंसान इस चीज़ से गुजर है तो उसकी हेल्प बने, बजाय उसके कि आप उसको और ज़्यादा वो डिस्करेज करें और उसको और ज़्यादा परेशान करें कि कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं है। ऐसा बंदा फिर आइसोलेट हो जाता है। ऐसे में जो डिप्रेशन में मरीज जो है वो बातचीत भी कम आइसोलेशन में चला जाता है, वो कहता है ये बंदा मेरी सुनना ही पसंद कर रहा है। आप उससे मिलें, उससे बातचीत करें। लेकिन कभी भी घर का होता है डॉक्टर साहब कि कोई आपके साथ बैठ भी रहा हो, आपसे हंसी मजाक भी कर रहा हो, लेकिन वो बंदा भी आपको इतना जहर लग रहा होता है। तो बस मैंने फैमिली की बात की, एक वाहिद बीमारी है जो मैं कहती हूँ किसी को भी ना हो, कभी डिप्रेशन किसी को ना हो, बस अल्लाह। फैमिली का बहुत ज्यादा रोल, आपको नजला जुकाम सब कुछ हो जाए, बस डिप्रेशन ना हो कभी। नजला जुकाम भी मुझे नहीं पसंद लेकिन ये बीमारी कोई भी ना हो। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि वाकई उससे पनाह मांगती हूं मैं तो बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला से हर बीमारी के पनाह मांगे। एक छोटा सा टिप है जो अभी साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। एक हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन एक केमिकल होता है जो कि रिलीज होता है जब आप दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। ये जो अब साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जब हम दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, थिंकिंग बियॉन्ड सेल्फ की जब हम बात करते हैं, तो वो खुशी होती है, वो खुशी जो अंदर से होती है वो हमें फिर पॉजिटिव लाइफ की तरफ और वेलबींग की तरफ ले जा रही होती है। तो अगर अपनी ज़िंदगी में आप रोज़ाना ये सोच लें कि दिन में मुझे किसी एक पर्सन को हेल्प करना है, किसी भी तरीके से हेल्प कोई सी भी हो सकती है, आप 1 रुपये से भी हेल्प कर सकते हैं, सड़क पार करा के और स्माइल देके भी हेल्प कर सकते हैं, तो आप इन चीज़ों से फिर बचते रहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप अपनी कोई वेबसाइट है आप बताना चाहते हैं, कोई डोनेशंस के लिए कुछ, कहाँ कांटेक्ट किया जाए? ये फातिमिद फाउंडेशन, ये कैमरा है आपका, आपने इस पे बताना है। फातिमिद फाउंडेशन के अपने बैंक्स के हैं, लेकिन मुझे इस वक्त एक्चुअली मैं लाया नहीं, मैं कोई अच्छा चलिए आप गूगल कर सकते हैं, पॉपुलर है, कोई इशू नहीं है, नंबर भी है, आपका स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है। और दूसरा ये कि फातिमीद फाउंडेशन कोई अजनबी नाम नहीं है, हम जानते हैं। और आप गूगल खाली करेंगे फातिमीद फाउंडेशन तो आपको उसकी वेबसाइट, उसकी डिटेल, उसकी कांटेक्ट डिटेल सब कुछ मिल जाएगा। आप कैसे डोनेशन दे सकते हैं, कैसे आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी गूगल के ऊपर। और अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में हेल्प के लिए आना चाहते हैं तो वो भी गूगल से नंबर मिल जाएगा। लेकिन प्लीज ये भी आप बता दीजिए, गुलिस्तान जौहर में है, मेन जौहर मोड़ पे है। इसका नंबर लिखना चाहें तो आप लिख लें, 0213461358 नंबर है इसका। यहाँ पे आप टेलीफोन करके आ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे जो है 9 to 7 जो है इसकी ओपीडी होती है। ओपीडी में हमेशा सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं और ये चूंकि गवर्नमेंट का इदारा है तो बहुत ही कम चार्जेस इसके हैं जिसमें आप इजीली ट्रीटमेंट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और इतनी अच्छी हमने अच्छे टॉपिक पे आपने बात की। जी, ये मुझे खुशी होती है थैलेसीमिया के अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ये मीडिया की तरफ से हेल्प मिलता है। हकीकत ये है कि बहुत ज़रूरत है इसकी, अभी भी बहुत ही कम है अवेयरनेस लोगों में। कुरान में फैला है सखी बिन सखी है, कुरान में फैला है सखी बिन सखी है, वो मौला अली है मेरे मौला अली है, कुरान में फैला जो सखी बिन सखी है, वो मौला अली है मेरे मौला अली है, काबे की जगह जिसकी रजा खाना बनी है, वो मौला अली है मेरे मौला
जो सखी इब्ने सखी है राह के बिस्तर की तरफ देख रहा हूँ, है राह के बिस्तर की तरफ देख रहा हूँ, मैं कब से खड़ा बात यही सोच रहा हूँ, सोए तो मोहम्मद थे, जागे तो अली हैं, सोए तो मोहम्मद थे, जागे तो अली हैं, वो मौला अली हैं, मेरे मौला अली हैं, कुरान में फैला जो सखी इब्ने सखी है, ऊँटों की पनाहों से जो मिंबर ये बनाया, ऊँटों की पनाहों से जो मिंबर ये बनाया, फिर पाक मोहम्मद ने ये ऐलान सुनाया, मेरा जो वसी है वो अल्लाह का वली है, मेरा जो वसी है वो अल्लाह का वली है, वो मौला अली हैं, मेरे मौला अली हैं, कुरान में फैला जो सखी इब्ने सखी है जिसकी पैगंबर ने दिया शान में खुतबा, है जिसकी पैगंबर ने दिया शान। रमज़ान हमारा ईमान में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। मुझे जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है मैं उनका तारुफ़ करवाए देता हूँ। सबसे पहले मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं जनाब अल्लामा कंबर अब्बास नकवी साहब, मारूफ रिसर्च स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब जो कि मारूफ रिसर्च स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुफ्ती डॉक्टर इमरानुल हक कल्याणवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जानते हैं नाजरीन, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि आज सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। आपको जो है वो, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि 19 रमज़ानुल मुबारक को आप पर जो है वो एक अटैक किया गया था, आप पर एक हमला किया गया था जिसमें आप ज़ख्मी हुए थे और 21 रमज़ानुल मुबारक को आपने जाम शहादत नोश किया था। इस हवाले से आज हमने ये महफ़िल सजाई है, महफ़िल मुनक़िद की है। आज हम उन्हीं का ज़िक्र, उन्हीं की सीरत पर बात करेंगे। और मैं नक्शबंदी साहब सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ कि वैसे तो खैर आपकी पूरी हयात तैयबा जो है वो उसमें वाक़यात और फ़ज़ाइल भरे हुए हैं, लेकिन मैं स्पेसिफ़िकली चाहूँगा कि पहले ज़रा कुछ बचपन के वाक़यात बताइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर सरपरस्ती आप रहे, क्या कुछ सीखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह शफ़क़त फरमाते थे, फिर आपका कबूल इस्लाम का जो वाक़या है उसको ज़रा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आज हमारे खलीफा चहारुम
अमीरुल मोमिनीन मंबा विलायत हज़रत मौला मुश्किल कुशा मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम का यौम शहादत है। जहाँ तक जनाब के सवाल का ताल्लुक़ है, उनका बचपन, उनकी विलादत बासादत, उनकी विलादत बैतुल्ला में हुई, यानी आप मौलूद काबा हैं। हज़रत फ़ातिमा बिनत असद आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम है, वो फरमाती है कि मैं तवाफ़ काबा में थी तो एकदम बच्चे की विलादत का वक्त आया तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से वो दीवार शक हो गई, मैं बैतुल्लाह के अंदर चली गई। तो तारीख़ ये बताती है कि इससे पहले कोई बच्चा काबा के अंदर पैदा नहीं हुआ। तो हज़रत मौला अली की विलादत हो गई मगर वो आंखें नहीं खोलते थे। तिबरानी ने लिखा और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी इसको कोट करते हैं कि मौला अली करम वजहुल करीम ने 3 दिन दूध भी नहीं पिया और आंखें नहीं खोलते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हज़रत फ़ातिमा बिनत असद से कहा, चच्ची अम्मा ये मेरा भाई आया है। तो नबी अगर किसी सहाबी को भाई कह दे तो ये तो जायज़ है शरन, मगर किसी सहाबी ने रसूल को भाई नहीं कहा और कहना भी नहीं चाहिए। ये उलमा का इत्तेफाक है, जमहूर उलमा का, ये अदब के तकाजे हैं। ठीक। तो हज़रत अली करम वजहुल करीम ने आंखें खोल दी और रुख ज़ेबा मुस्तफ़ा को तक लिया। आरज़ू ये थी कि जब अली दुनिया में आए तो मेरे सामने बेशक बैतुल्लाह है, मैं अल्लाह के घर में पैदा हो रहा हूँ, मगर मेरे सामने रसूलुल्लाह का चेहरा हो। मेरी नमाज है यही, मेरा सजूद है यही, मेरी नज़र के सामने जलवाए हुस्न यार हो। वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था। तो चाहत ये थी, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा पूछा था जब जवानी का आलम था कि अली आप आंखें क्यों नहीं खोलते थे? तो सरकार अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि इस वजह से नहीं खोली थी आंखें कि मैं ये चाहता था कि मेरे सामने मेरी आंखें खुले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हो। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन डाला। तो हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लुआब दहन डाला तो हज़रत अली को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना इल्म फरमाया कि हुजूर ने कह दिया अना मदीनतुल इल्म व अली जो बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और फिर हज़रत अली को बाज़ रिवायतों में आता है कि गुस्ल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, गुस्ल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को दिया है, और वफ़ात रसूल में मौला अली ने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया है। जहाँ तक जनाब के सवाल का ताल्लुक़ है, बचपन सारा मौला अली का बेमिसाल है। अब 8-9 साल की उम्र के अंदर वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, यानी बच्चों में सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, कभी ज़िंदगी भर में बुत परस्ती नहीं की, कभी उन्होंने शिरक नहीं किया। देखें, शिरक, कुफ्र, कबायर, सगायर ये ऐसे गुनाह हैं, ये अंबिया जो अल्लाह ताला उनको भी महफूज रखता है और असहाब को, औलिया अल्लाह को इनसे महफूज रखता है। कबायर से, सगायर से, कुफ्र से, शिरक से ये हस्तियां बची रहती हैं। एक बात अर्ज कर दूं, असहाब रसूल जो हैं, जितने सहाबा किराम हैं, जमहूर उलमा का इत्तेफाक है, चाहे वो अहले तशय्युअ हूं, अहले सुन्नत हूं, कोई भी हूं, उनका फरमाना ये है कि असहाब रसूल किसी नबी से अफजल नहीं है। सही, अफजल नबी से नहीं है। और इस बात पे इत्तेफाक है कि अंबिया के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल जो है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। खैर ये तो फजीलतें हैं उनकी। तो जहाँ तक मौला अली करम वजहुल करीम का ताल्लुक बचपन से, बचपन की बात कर रहा हूँ, बचपन उनका बड़ा बेमिसाल है। 9 साल की मुझे उनके याद आ रहा है वो बचपन का। उन्होंने फरमाया कि मैं जिस तरह ऊँटनी के साथ उसका बच्चा चलता है ना, मैं उसी तरह से उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला करता था, उसी तरह जैसे वो भागता था बच्चा, मैं इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। नबी करीम अलैहि सल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अब्बास फरमाते मैं देख रहा था, तो मुझसे अहले कुरैश ने पूछा क्या ये दो क्या कर रहे हैं? ये नमाज पढ़ते हैं। ये दो, एक बच्चा और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया पे इनकलाब ले आएंगे, ये इस्लाम फैलाएंगे। तो हजरत अब्बास ने उस वक़्त हालत कुफ्र में कह दिया, कहने के इनके चेहरे ये बता रहे हैं, इनकी जो कोशिशें हैं ये पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम को बर्पा करेंगे। और आने वाले वक्त ने यही बताया, वो सच साबित हुआ कि जब साथी ऐसे मिल जाए, रोहमा उबैनहुम तराहुम रुक्कान सुजदा, ऐसे करीम लोग मिल जाएं तो अफरादी कुव्वत भी बन जाती है और फिर वो मामलात भी बेहतर हो जाते हैं। और इस पे मजीद बात करेंगे। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। विल बी राइट बैक।